नमस्कार, मैं रविश कुमार। क्या आप जानते हैं कि हार्वर्ड में मोदी सरकार के समय को लेकर किस किस तरह के रिसर्च हो रहे हैं? लोकसभा में कांग्रेस को घेरने के लिए प्रधानमंत्री ने हार्वर्ड के एक रिसर्च का हवाला दिया, बल्कि हार्वर्ड के अध्ययन को बढ़िया भी बताया। कहा कि टॉपिक है द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ इंडियाज कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी के उदय और अस्त की कहानी। इसके बाद प्रधानमंत्री कहते हैं, मुझे विश्वास है कि भविष्य में कांग्रेस की बर्बादी पर हार्वर्ड नहीं बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में अध्ययन होना ही होना है। क्या आप जानते हैं कि हार्वर्ड केनेडी स्कूल के छात्रों ने भाजपा और मोदी सरकार पर रिसर्च पेपर और लंबे लेख लिखे हैं? इसके टाइटल हम बता देते हैं ताकि प्रधानमंत्री अपने मन की बात में चाहें तो शामिल कर लें। जुलाई 2016 में शानूर सिरवाई का लेख द राइजिंग टाइड ऑफ इनटॉलरेंस इन नरेंद्र मोदीज इंडिया तो हार्वर्ड में ही छपा है। एक का टाइटल है द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ इंडियाज कांग्रेस पार्टी, दूसरे का टाइटल है द राइजिंग टाइड ऑफ इंटॉलरेंस इन नरेंद्र मोदीज इंडिया। एक कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा है तो दूसरा भारत के स्तर पर बात कर रहा है कि नरेंद्र मोदी के भारत में असहिष्णुता का ज्वार काफी चढ़ गया है। हम आज के कार्यक्रम में इस पर विस्तार से बात करने वाले हैं कि येल यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मोदी सरकार के दौर के बारे में क्या क्या रिसर्च हो रहा है। आपको याद होगा, पिछले महीने इन जैसे विदेशी संस्थानों के भारत में कैंपस खोलने को लेकर यूजीसी ने एक ड्राफ्ट निकाला जिसकी तारीफ होने लगी। लेकिन पहले हम आपके ध्यान में फिर से उन खबरों को लाना चाहते हैं जो पिछले 10 दिनों से दुनिया भर के अखबारों में छप रही हैं। उनमें भी काफी रिसर्च है, बढ़िया स्टडी है। प्रधानमंत्री खुद उनका संज्ञान नहीं ले रहे हैं, लोकसभा में जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को घेरने के लिए हार्वर्ड की स्टडी का हवाला दे रहे हैं। द इकोनॉमिस्ट का कवर देखिए। आर्थिक खबरों में इकोनॉमिस्ट की अपनी साख है। असहमति रखने वाले भी इसकी रिपोर्ट देख लेते होंगे। इसके कवर पर गौतम अडानी की तस्वीर छपी है। अंग्रेजी में लिखा है द पैराबल ऑफ अडानी। पैराबल ऐसी कहानी होती है जिसके जरिए बड़ा संदेश दिया जाता है। तो अडानी की कहानी का संदेश क्या है? हाल के कई वर्षों में यह भारत की पूंजीवादी व्यवस्था का सबसे मुश्किल इम्तिहान है, इकोनॉमिस्ट लिखता है। यह भी लिखता है कि एक टाइकून का इस तरह से पतन होना मोदी को राजनीतिक रूप से भी शर्मसार करेगा। क्या इस तरह की खबरों का छपना भारत की छवि के लिए अच्छा है? इकोनॉमिस्ट ने लिखा है कि मोदी सरकार के इन वर्षों में भारत में जो चेक और बैलेंस था, सत्ता का संतुलन था, वह उजड़ रहा है। इनकी सरकार ने कोर्ट से लेकर पुलिस की स्वायत्तता को चोट पहुंचाई है। मीडिया डरपोक हो गया है, वह ताकतवर लोगों के खिलाफ जांच तक नहीं करता। बहुत ही कम भारतीय अखबारों ने हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट को हाथ लगाया है, मुश्किल सवाल तक नहीं पूछा है। इसमें एनडीटीवी के खरीदने पर भी टिप्पणी की गई है। अब एनडीटीवी के पत्रकार काऊ हग डे के बहाने गाय को गले लगाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत की नियामक संस्था सेबी की साख दांव पर लगी है। दुनिया भर की संस्थाएं अपने स्तर पर जांच कर रही हैं और यहां भाषण चल रहा है कि भारत का डंका बज रहा है। इसे आप डंका बजना कहते हैं? द इकोनॉमिस्ट ही नहीं, वॉल स्ट्रीट जर्नल, ब्लूमबर्ग, फाइनेंशियल टाइम्स, ये सब दुनिया के बड़े आर्थिक अखबार हैं। इनमें एक खबर प्रधानमंत्री की तारीफ में छप जाए तो बीजेपी के सारे सांसद ट्वीट करने लग जाएंगे। लेकिन क्या भारत की जनता नहीं देख रही है कि अडानी प्रकरण के बाद से भारत को लेकर किस तरह की खबरें छप रही हैं? यह ब्लूमबर्ग बिजनेस वीक का कवर है। इस पर लिखा है कि एशिया के सबसे धनी आदमी से मिलिए। तस्वीर में नाक के पास कागज फटा हुआ है और लिखा है कि एक शॉट से अडानी के 100 अरब डॉलर उड़ गए, यानी नाक कट गई। इसके पेज नंबर 20 पर जो रिपोर्ट है उसकी तस्वीर भी देख लीजिए और रिपोर्ट भी पढ़िए। इसके साथ लिखा है कि अडानी डाउनसाइज्ड, यानी उनका कद छोटा हो गया, उनका साम्राज्य के पर कतर गए। 1 फरवरी को टाइम पत्रिका की इस खबर का शीर्षक भी इकोनॉमिस्ट की तरह है, ब्लूमबर्ग की तरह है। यही लिखा है कि अपने चुनावी अभियानों के समय मोदी अडानी के हवाई जहाज में उड़ा करते थे। यही तस्वीर तो राहुल गांधी ने संसद में दिखा दी। टाइम लिखता है कि दोनों की दोस्ती का लाभ अडानी को हुआ। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अडानी की संपत्ति में 230% की वृद्धि हो गई। 2014 में 1.9 बिलियन डॉलर से 26 बिलियन डॉलर पर पहुंच गए। क्या इस तरह से भारत का दुनिया में डंका बज रहा है?
प्रधानमंत्री बार बार कहे जा रहे हैं कि दुनिया में भारत का नाम हो रहा है, साख बढ़ रही है। तो क्या इन खबरों से भारत की साख बढ़ रही है, नाम हो रहा है, या नाक कट रही है? अदानी पर कॉरपोरेट के इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड का आरोप लगा है। क्या इससे भारत को लेकर दुनिया में डंका बज रहा है? क्या आप इसे डंका बजना कहेंगे? दुनिया में इन खबरों से बदनामी हो रही है और प्रधानमंत्री कह रहे डंका बज रहा है। कायदे से जांच कराते और इन सब सवालों के जवाब देते तो लगता कि भारत में जांच एजेंसियां सबके लिए काम करती हैं, बराबर से काम करती हैं। क्या यह डंका बजना हुआ कि अदानी पर लगे आरोपों में प्रधानमंत्री का नाम भी जोड़ा जा रहा है? जिस वक्त दुनिया भर में इस मामले में सवाल हो रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं डंका बज रहा है। डंका बजने वाली एक और खबर देखिए। ब्लूमबर्ग में खबर छपी है कि जापान में भी फंड के मैनेजर सतर्क हो गए हैं, बताने लग गए हैं कि अदानी समूह में म्यूचुअल फंड का कितना पैसा लगा है। नोमुरा होल्डिंग्स इंक की पैसों का मैनेजमेंट करने वाली इकाई ने सार्वजनिक रूप से जानकारी दी है कि अदानी की कंपनियों में कितना निवेश हुआ है। सुमितोमो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप इंक और मिजुहो फाइनेंशियल ग्रुप इंक ने भी ऐसा ही किया है। जिस तरह से शेयरों में गिरावट आ रही है, सबको अपने निवेश के डूब जाने की चिंता होने लगी है। इन कंपनियों की चिंताएं बढ़ गई हैं कि अगर उनका निवेश डूब गया तो जिनका पैसा लगाया था उसे क्या जवाब देंगे। तो क्या अदानी की खबर से आप अब भी कहेंगे कि भारत का दुनिया में डंका बज रहा है? बदनामी होने को डंका बजना कहते हैं। अब हम आते हैं आज के विषय पर। प्रधानमंत्री ने कहा कि हार्वर्ड में कांग्रेस के पतन पर एक अध्ययन हुआ है। 2016 में जब नोटबंदी का फैसला लिया गया तो कई तरह के गंभीर सवाल उठे। आज तक जनता को पता नहीं कि उस तबाही भरे फैसले का फायदा क्या हुआ। उस नोटबंदी के 6 साल बाद कॉरपोरेट के इतिहास में सबसे बड़े फ्रॉड की कहानी भारत से निकलती है, मगर जांच एजेंसियां ना तो सक्रिय नजर आती हैं और ना प्रधानमंत्री अदानी का नाम लेकर इस मामले में कुछ कह सकते हैं। लेकिन नोटबंदी के समय जब हार्वर्ड जैसे संस्थानों से पढ़े और पढ़ाने वाले अर्थशास्त्रियों ने इस फैसले पर सवाल उठाए, तब प्रधानमंत्री मोदी ने हार्वर्ड का मजाक उड़ा दिया। कहा कि हार्ड वर्क करने वालों को, खुद को हार्ड वर्क करने वाला बताते थे, कहा कि हार्ड वर्क करने वालों को हार्वर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है। जरूरत तो पड़ गई। बाकायदा रैली में हार्वर्ड के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा था। 1 मार्च 2017 को उन्होंने कहा कि हार्वर्ड वालों का अर्थशास्त्र किताबों में रह गया। हार्ड वर्क करने वालों ने देश की अर्थव्यवस्था को नीचे नहीं आने दिया। आज हालत यह हो गई है कि उसी हार्वर्ड वालों की किताब का रिसर्च निकालकर प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस को घेर रहे हैं। हार्वर्ड वालों के हार्ड वर्क का राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं। जब खुद पसंद नहीं आता तो हार्वर्ड वालों की पढ़ाई लिखाई को किताबी बता देते हैं, और जब पसंद आता है तो उनकी किताब का चैप्टर लेकर संसद में आ जाते हैं। नोटबंदी के समय हार्वर्ड के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने नोटबंदी के बारे में क्या कहा था? यही कहा था ना कि यह तानाशाह का फैसला है। इसने विश्वास पर आधारित अर्थव्यवस्था की जड़ों पर हमला कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आखिर जब नोटबंदी पर सुनवाई की और इसे 4-1 के फैसले से सही बताया, तब इस फैसले में जस्टिस नागरत्ना ने असहमति दर्ज कराई। लिखा कि बहुत गंभीर मुद्दा है, इस फैसले से देश की अर्थव्यवस्था और नागरिकों पर प्रभाव पड़ता है। सरकार ने इसे अधिसूचना के जरिए क्यों लागू किया? उन शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता था जो सरकार के पास थी। अधिनियम का सहारा क्यों लिया गया? विधेयक का सहारा लिया जा सकता था। ऐसे महत्वपूर्ण फैसलों को संसद के सामने रखना चाहिए था। समझिए इस बात को। बहुमत के फैसले में एक बात कही गई है जिस पर गौर करना चाहिए। यह कहा है कि माना जाता है कि संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अगर अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल नहीं करती है तो उसे रोकने के लिए उसकी संसद के प्रति जवाबदेही तय की गई है। तब तो संसद तक यह मामला पहुंचना ही चाहिए था। यह सब आपके सामने है। नोटबंदी के समय हार्वर्ड की पढ़ाई लिखाई को किताबी बताने वाले प्रधानमंत्री के इस फैसले से अर्थव्यवस्था में कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं आया। हालत यह है कि 8 साल बाद भी इसी बात का श्रेय ले रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं। यह नहीं बताते कि क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इस देश में 25,000 महीना कमाना मुश्किल है।
जो कमाता है वो चोटी के 10% लोगों में आ जाता है। इस महंगाई में मुफ्त अनाज नहीं मिलेगा तो इतनी बड़ी आबादी भूख से मर जाएगी। जाहिर है नोटबंदी ने जो सपने दिखाए थे वो फेल हो गए, लेकिन तब इस बात पर खूब ताली बजाई गई कि हार्वर्ड वालों का अर्थशास्त्र किताबों में रह गया और हार्ड वर्क करने वालों ने देश की अर्थव्यवस्था को नीचे नहीं आने दिया। वैसे जीडीपी नीचे आ गई थी नोटबंदी के बाद। अब आते हैं इस बात पर कि प्रधानमंत्री को हार्वर्ड से इतना प्रेम कब हो गया। क्या इसलिए हो गया कि उसकी लाइब्रेरी में कांग्रेस के पतन पर रिसर्च की किताब रखी मिली। अब हम बताते हैं कि दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में किस तरह के रिसर्च हो रहे हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एंथ्रोपोलॉजी के प्रोफेसर हैं थॉमस ब्लोम हैंसन। ध्यान से सुनिएगा, ये वहां के रिलायंस धीरूभाई अंबानी प्रोफेसर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी हैं। इनकी और ग्योटिंगन में पढ़ाने वाली श्री रूपा रॉय की किताब का टाइटल है सैफरन रिपब्लिक, हिंदू नेशनलिज्म एंड स्टेट पावर इन इंडिया। यह किताब तो पिछले साल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस से छपी है। संपादकों ने लिखा है कि यह किताब समकालीन हिंदुत्व को लोकतांत्रिक तानाशाही या तानाशाही लोकवाद के रूप में देखती है। यह एक ऐसी राजनीति है जो संवैधानिक लोकतंत्र के विचारों और प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती हुई उनका ही उल्लंघन करती है। इस किताब में दिल्ली दंगों का विवरण है। लिखा है कि भाजपा के चुने हुए नेताओं और अधिकारियों ने खुलेआम मुस्लिम विरोधी हिंसा का आह्वान किया और इनके खिलाफ बाद में पुलिस ने कार्रवाई तक नहीं की। इस किताब में यह भी लिखा है कि किस तरह से नागरिकता कानून विरोधी शांतिपूर्ण प्रदर्शन को भाजपा के छोटे नेताओं से लेकर मोदी और शाह ने परोक्ष या अपरोक्ष रूप से एंटी नेशनल करार दिया। यह भी लिखा है कि उस हिंसा में हिंदुओं की भी मौत हुई तो यह सब किसी समुदाय को संत के रूप में दिखाने के लिए नहीं कहा जा रहा है, मगर उस समय खास तौर पर मुस्लिम विरोधी माहौल बनाया गया जिसका उस हिंसा में बड़ा योगदान रहा। अगर इस किताब की चर्चा राहुल गांधी लोकसभा में कर देते तो बीजेपी की सांसद मांग करने लगते कि कार्यवाही से हटा दी जाए। मगर इस किताब के संपादक का नाम भी ठीक से देख लीजिए, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिलायंस धीरूभाई अंबानी प्रोफेसर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी थॉमस ब्लोम हैंसन इसके संपादक हैं। अगर कांग्रेस के पतन पर अध्ययन हुआ है तो भारत में नव हिंदुत्व के नाम पर लोकतंत्र को खत्म किए जाने के प्रयासों पर भी अध्ययन हो रहे हैं। किताबें छप चुकी हैं। कांग्रेस के पतन पर भारत की कई यूनिवर्सिटी में आज से नहीं, पिछले 40 साल से शानदार रिसर्च हुए। प्रधानमंत्री एंटायर रिसर्च साइंस को ही अपने भाषण में रख सकते थे। एंटायर प्रधानमंत्री को हार्वर्ड की लाइब्रेरी से यही लेख मिला कि कांग्रेस का उत्थान और पतन कैसे हुआ। हम इन उदाहरणों से यह भी बताना चाहते हैं कि उनके यहां तो आपकी सरकार को लेकर भी बहुत गंभीर अध्ययन हो रहे हैं। क्या आप उसे स्वीकार करना चाहेंगे? येल यूनिवर्सिटी भी अमेरिका की एक बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसके प्रोफेसर की एक किताब का जिक्र करने वाला हूं। स्टीवन आई विल्किंसन की यह किताब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस से छपी है। इस किताब में उन्होंने गहराई से भारत की चुनावी राजनीति में दंगों के इतिहास पर शोध किया है। कई पार्टियों के दंगों के इतिहास पर लिखा है, कांग्रेस और भाजपा दोनों के। बताया है कि कैसे चुनाव जीतने के लिए दंगों को गढ़ा जाता है। कुछ सरकारें दंगे रोकती हैं, कुछ नहीं रोकती हैं। तो क्या प्रधानमंत्री इस किताब के बारे में बात करना चाहेंगे संसद में? पर इस किताब में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री वाली कई सारी बातें लिखी हैं। तो क्या इस किताब को भी बैन कर देंगे? प्रधानमंत्री कहते हैं कि दुनिया भर में भारत का डंका बज रहा है। बीबीसी ने हाल ही में लंदन के दर्शकों के लिए, ब्रिटेन के दर्शकों के लिए एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई। उसमें गुजरात दंगों के समय उनकी भूमिका को लेकर सवाल है, मगर ज्यादा सवाल तो ब्रिटेन की सरकार से थे। मगर भारत में उस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया गया। तो क्या भारत का डंका बज रहा होगा? बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बैन करने से किस तरह से दुनिया में भारत का डंका बज जाता है, जरा बताइए। अब हार्वर्ड केनेडी स्कूल के छात्रों ने जो भाजपा और मोदी सरकार पर रिसर्च पेपर लिखे हैं उसका नाम हम फिर से बता रहे हैं। कुछ का नाम हम पहले बता चुके हैं। मई 2019 में कल्पना जैन का लेख है काउ विजिलेंटेज एंड द राइज ऑफ हिंदू नेशनलिज्म, और जुलाई 2016 में शानूर सिरवाई का लेख जिसके बारे में हमने शुरू में ही बताया, द राइजिंग टाइड ऑफ इंटॉलरेंस इन नरेंद्र मोदीज इंडिया। 2015 में लंबा चौड़ा लेख छपा
इंडियन मीडिया क्राइसिस इन द फोर्थ स्टेट। इसमें प्रधानमंत्री मोदी और मीडिया के रिश्ते पर खूब लिखा गया, कैसे कुछ मीडिया गोदी हो गया और जो कुछ नहीं हुआ उसने किन कठिनाइयों का सामना किया है। इसी तरह नेगोशिएटिंग डेमोक्रेसी एंड रिलीजियस प्लूरलिज्म इंडिया, पाकिस्तान एंड टर्की, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से छपी है। इस किताब के संपादक हैं कैरेन बार्के, सुदीप्ता कविराज और वत्सल नरेश। बार्के यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली में प्रोफेसर हैं। सुदीप्ता कविराज कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं। वत्सल हार्वर्ड में सोशल स्टडीज पढ़ाते हैं। इस किताब में भारत में लोकतंत्र, धर्म की राजनीति और मौजूदा राजनीतिक परिवेश पर आपको लेख मिल जाएंगे। कांग्रेस का पतन कैसे हुआ, इस रिसर्च को पढ़ना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री को यह भी पढ़ना चाहिए कि उनकी सरकार के समय मीडिया, असहिष्णुता, लोकतंत्र को लेकर किस तरह के सवालों पर अध्ययन हो रहे हैं। दुनिया के अखबारों में अदानी प्रकरण को लेकर भारत की चर्चा किस तरह से हो रही है। जिस तरह से दुनिया भर में अदानी को लेकर खबरें छप रही हैं, उन खबरों को बताने के लिए अलग से एक चैनल लॉन्च करना पड़ेगा, अदानी समाचार के नाम से। अदानी समाचार में पहली खबर है जापान से। निके एशिया में रोस्के हांडा की रिपोर्ट छपी है कि अदानी पर जो कर्जा है वह भारत की अर्थव्यवस्था का 1% से अधिक हो गया है। यह निके ने अपने विश्लेषण में पाया है, जिससे पता चलता है कि समूह का विस्तार कितना बड़ा है। अदानी की 10 कंपनियों पर 3 लाख करोड़ से अधिक का कर्जा बताया गया है। हम इनके अध्ययन की पुष्टि तो नहीं कर सकते, मगर अदानी समाचार के तहत इनका संकलन कर सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि दुनिया में भारत का डंका किस तरह से बज रहा है। इस अध्ययन में बताया गया है कि फ्रॉड के आरोपों के बाद निवेशक कर्जे को लेकर चिंतित हैं। अदानी समाचार में दूसरी खबर है फ्रांस से। फ्रांस की टोटल एनर्जी ने अदानी के साथ $4 अरब की निवेश की योजना पर रोक लगा दी है। पिछले साल जून में दोनों की साझेदारी का ऐलान हुआ था, मगर दस्तखत नहीं हुए थे। पिछले साल की घोषणा के अनुसार टोटल एनर्जी अदानी न्यू इंडस्ट्री लिमिटेड में 25% की हिस्सेदारी लेने वाला था। टोटल एनर्जी के चीफ ने कहा है कि जब तक चीजें साफ नहीं हो जाती हैं, हाइड्रोजन प्रोजेक्ट रुका रहेगा। अदानी समाचार में आज की तीसरी खबर, MSCI एक काफी बड़ा इंडेक्स है। इनके इंडेक्स पर कैपिटल के मुताबिक किसी कंपनी का हिस्सा होता है, यानी जिस कंपनी का कैपिटल अधिक होता है उसका भार ज्यादा होता है। पिछले 10-12 दिनों में अदानी के स्टॉक्स में जो उतार चढ़ाव आए, उसके चलते अपने फरवरी समीक्षा में MSCI ने यह फैसला लिया है कि अदानी ग्रुप के फ्री फ्लोट और मार्केट कैपिटलाइजेशन में 1 मार्च से कटौती कर देगा। CNBC ने लिखा है कि MSCI के मुताबिक कुछ निवेशकों को हमारे नियमों के अनुसार फ्री फ्लोट की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए। अदानी के 8 स्टॉक जो MSCI स्टैंडर्ड इंडेक्स में शामिल थे, उनमें से 4 का वेटेज यानी वजन घटा दिया गया है। इसमें अदानी एंटरप्राइजेज, टोटल गैस ट्रांसमिशन और ACC शामिल हैं। इससे इन स्टॉक से काफी आउटफ्लो होने की आशंका है, यानी शेयर कैपिटल के और गिरने की आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा नुवोमा वेल्थ मैनेजमेंट ने अपने एक नोट में लिखा है कि MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स ने भी अदानी एंटरप्राइजेस की वेटेज को 0.5% से कम कर दिया है और आशंका जताई है कि इससे अन्य 3 स्टॉक्स में भी गिरावट देखी जा सकती है। इससे $500 मिलियन का घाटा होने का अनुमान है, यानी 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान। इन घोषणाओं के बाद अदानी समूह के शेयरों में गिरावट देखी गई। अदानी समाचार में चौथी खबर है लंदन से। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है कि पिछले दिनों खबर आई कि अदानी समूह ने लोन चुकाए हैं, मगर उससे पहले मार्जिन कॉल का कॉल आया था, क्योंकि ब्रोकरों ने मांग की कि जिन शेयरों को गिरवी रखकर लोन लिया गया है उनके दाम तो गिर गए, तो बाकी का मार्जिन दे दीजिए। अगर हमसे कोई त्रुटि हुई इन सूचनाओं को बताने में, तो मार्जिन कॉल का मामला यही है। फाइनेंशियल टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से यह खबर लिखी है। यह लिखा है कि अदानी को लोन देने वाले बर्कले बैंक, सिटी बैंक, डॉयचे बैंक ने कहा कि शेयर डूबने के बाद जो मार्जिन बनते हैं उसे भर दीजिए, टॉप अप कर दीजिए। उसके बाद अदानी ग्रुप ने पूरा लोन चुकाया। यह भी लिखा है कि इसे चुकाने के लिए कौन सा फंड इस्तेमाल किया गया, इसका पर्दाफाश नहीं किया गया है। इस पर तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया कि 24 घंटे के भीतर झूठ का भांडा फूट गया। अदानी समाचार में 5वीं खबर नॉर्वे से है।
नॉर्वे के सोवरेन फंड ने अदानी समूह की 3 कंपनियों में जो शेयर खरीदे थे उसे बेच दिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार $200 मिलियन के शेयर बेच दिए। इसने तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के पहले से ही बेचना शुरू कर दिया और पैसा निकाल लिया। नॉर्वे सॉवरेन फंड को दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक इन्वेस्टर कहा जाता है। इस फंड का कहना है कि अदानी समूह में अब हमारा कोई पैसा नहीं है। इस फंड का पैसा दुनिया की 9,200 कंपनियों में लगा है। सोचिए, 9,200 कंपनियों में अब अदानी समूह की कंपनी बाहर हो गई है, एक भी नहीं है। सूत्रों के हवाले से अदानी समाचार में छठी खबर न्यूयॉर्क से है। फाइनेंशियल टाइम्स ने खबर छापी है कि गौतम अदानी ने वॉल स्ट्रीट की एक ताकतवर एक्टिविज्म डिफेंस लॉ फर्म को हिंडनबर्ग के खिलाफ लड़ाई में हायर किया है। सूत्रों ने फाइनेंशियल टाइम्स को बताया है कि पिछले कुछ दिनों में न्यूयॉर्क के कई बड़े वकीलों से अदानी समूह ने इस मामले को लेकर विमर्श किया है और अब वैक्टेल लॉ फर्म को हायर किया है, जो अमेरिका की सबसे महंगी लॉ फर्म्स में से एक है। नॉर्वे सोवरेन फंड तो पहले से ही अपना पैसा निकालने लगा और पिछले साल के आखिर तक काफी निकाल लिया। तो जाहिर है कुछ लोग समझ रहे होंगे कि मामला क्या है। दुनिया का सबसे बड़ा फंड 9,200 कंपनियों में निवेश करता है और भारत की सबसे बड़ी कंपनी से निवेश निकाल लेता है। क्या इस खबर से दुनिया में भारत का डंका बज रहा है? दुनिया भर में अदानी को लेकर जितनी खबरें छपी हैं, अगर उनका आप संकलन कर लेंगे तो पता चलेगा कि भारत की कितनी बदनामी हो रही है। इन खबरों को बताने के लिए अलग से अदानी समाचार शुरू कर दीजिए। अदानी ग्लोबल चैनल बनाना चाहते थे, फाइनेंशियल टाइम्स की तरह। उसी फाइनेंशियल टाइम्स में उनके समूह को लेकर जिस तरह की खबरें छप रही हैं, क्या भारत के चैनल पर उसका कवरेज देख पा रहे हैं? आज अदानी समूह को लेकर ग्लोबल अखबारों से इतनी खबरें आ रही हैं कि भारत के लोकल चैनलों की बस की बात नहीं है कि उसे कवर कर सकें, और यह बात भी ग्लोबल अखबारों में छप रही है। प्रधानमंत्री से जवाब मांगा गया तो गिनाने लगे कि कितने करोड़ को मुफ्त राशन दे दिया, कितने करोड़ घरों में पानी दे दिया। अब से कोई आपसे सवाल पूछे, आप कहां थे, घर लौटने में इतनी देर क्यों कर दी, तो मत बताइएगा कि गाय को गले लगाने गए थे। सवाल का जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ही सवाल आए कि आप कहां थे, पिताजी पूछे कि आप कहां थे, आप जवाब में सड़कों के नाम गिनाने लग जाइए। मैं बताता हूं कैसे। कभी लिंकिंग रोड, कभी वार्डन रोड, कभी केडल रोड, कभी पैडल रोड गाने लग जाइए। नमस्कार, मैं रविश कुमार।